लास्ट वीडियोस में हमने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू कंपेयर टू एंगल, और हमने आपको बताया था कि सुपर इम्पोजिशन और विदाउट सुपर इम्पोजिशन कैसे हम दो एंगल्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि इस तरह से एंगल्स को कंपेयर करने में हमने कहीं भी उनको क्वांटिफाई नहीं किया। ऐसा इसलिए कि अभी तक हमने आपको कोई भी ऐसा मेथड ऑफ मेजरमेंट नहीं बताया जिससे कि हम एंगल्स को क्वांटिफाई कर सकें और उन्हें कंपेयर कर सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या हम एक्चुअली नंबर्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि वो कितने बड़े या छोटे हैं यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट विद अनदर एंगल? तो यही टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का, विच इज मेजरिंग एंगल्स। तो अभी तक हमने देखा कि हम कैसे अलग अलग एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग अ सर्किल। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो सबसे पहले आपके भी मन में ये विचार आएगा कि प्रोबेबली सर्किल ही वो शेप है जिसको वेरियस वैल्यूज असाइन करके हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। और अगर आपने भी ऐसा सोचा है तो आप बिल्कुल सही है। अब जैसा कि हमने आपको पहले समझाया कि जब हम एंगल्स को कंपेयर करते हैं यूजिंग अ सर्किल, तो जितना ज्यादा एंगल का रोटेशन होता है उतना ही बड़ा वो एंगल होता है। अब इसी रोटेशन को मेजर करने के लिए मैथमेटिशियंस केम अप विद एन आइडिया। उन्होंने ये जो सेंटर ऑफ सर्किल में एंगल बन रहा है आफ्टर अ कंप्लीट रोटेशन, इसको 360 इक्वल एंगल्स या पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कुछ इस तरह से। और मेजरमेंट में सुविधा हो इसके लिए उन्होंने इस प्रकार 10-10 डिग्रीज पर मार्किंग कर ली। अब 360 डिग्रीज में मार्किंग हो जाएंगी 0 से लेके 360 डिग्रीज तक, जिसमें कि हर एक छोटा पार्ट 1 डिग्री के बराबर है। और ये जो सिंबल है ये है डिग्री का सिंबल, और डिग्री वो यूनिट है जिसको हम यूज करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए। ये उसी तरह से है जैसे कि हम लेंथ को मीटर या वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं। और इसी यूनिट पार्ट को यानी 1 डिग्री को हम यूज करते हैं एंगल्स को एक मेजर या वैल्यू असाइन करने के लिए। इसलिए किसी भी एंगल का जो मेजर ऑफ एंगल होगा वो होगा नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट्स इट कंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इसमें जो एंगल बन रहा है उसके बीच में मान लीजिए 1 डिग्री की 30 ऐसी यूनिट्स आ जाती है, तो इन दोनों रेज के बीच में बनने वाला एंगल होगा 30 डिग्री। तो ये तो बात हुई एक एग्जाम्पल की। अब हम समझेंगे हाउ टू मेजर डिफरेंट एंगल्स। अब व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ अ फुल टर्न इन डिग्रीज? तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि मैथमेटिशियंस ने एक फुल सर्किल को या फुल टर्न को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए फुल टर्न कंटेन्स 360 डिग्रीज। तो हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ फुल टर्न इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्रीज? या फिर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इन डिग्रीज? तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है दैट इज हाफ ऑफ अ फुल टर्न, और हमने आपको बताया कि मेजर ऑफ फुल टर्न होता है 360 डिग्रीज। तो हाफ टर्न कितना होगा? हाफ टर्न विल बी हाफ ऑफ 360 डिग्रीज विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको आप इस तरह से समझें कि स्ट्रेट एंगल होता है एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। जैसे कि यहाँ 3 पॉइंट्स हैं A, O और B, और इनको कनेक्ट करती है एक स्ट्रेट लाइन, तो उसके बीच में बनेगा एंगल स्ट्रेट एंगल। अगर हम इस स्ट्रेट एंगल में 1 डिग्री की यूनिट्स को प्लेस करें तो इसमें टोटल 180 यूनिट्स आएंगी, जहां पर ईच यूनिट डिनोट 1 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। अगर हम मेजर ऑफ राइट एंगल को देखें तो राइट एंगल होता है हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल हमने आपको बताया 180 डिग्री, तो राइट एंगल कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 180 डिग्रीज या 90 डिग्रीज। इसको ऐसे समझें कि राइट एंगल दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल होता है। जैसे कि यहाँ OA और OB ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और अगर हम इस एंगल में 1 डिग्री की यूनिट्स को प्लेस करें तो इसमें टोटल 90 यूनिट्स आ जाएंगी, जहां पर ईच यूनिट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो जो मेजर ऑफ एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो अभी तक जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया उससे एक ऑब्वियस क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि हमने 1 फुल टर्न ऑफ अ सर्किल को 360 इक्वल पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड किया? ये कोई और नंबर क्यों नहीं हो सकता था, जैसे कि 10, 100, 1000? इट कुड हैव बीन एनीथिंग, बट व्हाई
360 पार्ट्स। इसे समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री समझनी होगी। जो भारत का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें एक वर्स या श्लोक है जिसका नंबर है 1.164.48 और ये श्लोक क्या कहता है? द्वादश प्रदयः चक्रम एकम त्रीणि नभ्यानि कह उ तत् चिंकेत तस्मिन् साकम त्रिशताः न संकवः अर्पिताः षष्टिः न चला अचलासः। इसका अर्थ समझे तो जो द्वादश प्रदय है इसका मतलब होता है 12 स्पोक्स ऑफ अ व्हील। ये यहाँ पर 12 मंथ्स को बताता है। चक्रम एकम का मतलब 1 व्हील, मतलब कि यहाँ पर एक व्हील की बात हो रही है जिसमें 12 स्पोक्स 12 मंथ्स को बताते हैं। त्रीणि नभ्यानि मतलब 3 नाभियां या 3 नेवल्स। इसका मतलब 3 काल भी हो सकते हैं जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य। 3 लोक भी हो सकते हैं जैसे कि भू, भुवः, स्वः। या फिर सूर्य की 3 अवस्थाएं भी हो सकती हैं जैसे कि उदय, मध्याह्न और अस्त। इसी श्लोक की जो सेकंड लाइन है वहां पर बात होती है त्रिंशता न संकवः, मतलब कि 300 पिन्स विच आर फिक्स्ड, जो डिनोट करता है 300 डेज इन अ ईयर को। और षष्टि न चला अचलासह, इसका मतलब हुआ 60 मूविंग एंड अनमूविंग डेज या 60 स्पेशल डेज। तो जैसा कि आपने देखा होगा हिंदू कैलेंडर्स में चल और अचल इस तरह के भी दिन हुआ करते हैं। तो ये 300 डेज प्लस 60 डेज ये मिलके हो गए 360 डेज। तो पुराने हिंदू कैलेंडर्स में टोटल 360 डेज हुआ करते थे। और भारत ही नहीं, आप इसके आसपास के रीजन को भी देखें तो पर्सिया, बेबीलोनिया, इजिप्ट, यहाँ पर भी ओवर 3000 ईयर्स अगो इनके एंशिएंट कैलेंडर्स में भारत की तरह ही 360 डेज हुआ करते थे जो कि बेस थे सोलर साइकिल पर। अब आप सोच रहे होंगे कि कैलेंडर में तो 365 डेज होते हैं, तो ये 360 डेज कैसे हो सकते हैं? ऐसा इसलिए कि पुराने मैथमेटिशियंस या एस्ट्रोलॉजर्स ने जो मेजरमेंट्स किए थे उनके हिसाब से उन्होंने ईयर में 360 डेज ही फाइंड आउट किए थे, क्योंकि उनके पास उतने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध है। इसी तरह अगर आप पुरानी बेबीलोनियन हिस्ट्री में जाएं तो वहां के मैथमेटिशियंस सेक्साडेसिमल नंबर्स को यूज करते थे। अब सेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं काउंटिंग बाई 60s या हैविंग अ बेस 60, मतलब कि इस सिस्टम में जो नंबर्स के प्लेसेस हैं वो 60 की पावर्स होते हैं। अब सेक्साडेसिमल नंबर्स को हम कभी और डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एलिगेंस ऑफ नंबर 360 और ये समझेंगे कि हाउ दिस नंबर 360 इज सो इम्पॉर्टेंट while measuring an angle। तो जो 360 नंबर है it is the smallest number that can be evenly divided by all numbers up to 10 except 7, मतलब कि ये 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर से डिविजिबल है केवल 7 को छोड़कर। इसी तरह 360 is also a highly composite number, मतलब कि इसके कई डिवाइजर्स हैं। तो ये है 24 वो डिवाइजर्स जिनसे हम 360 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइजर्स को हम किसी नंबर के फैक्टर्स भी बोलते हैं और अगर फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं जिसका कि लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक, वेयर अ सर्किल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12 पार्ट्स और आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द डिग्री मेजर्स ऑफ रिजल्टिंग एंगल्स एंड ऑल्सो टू राइट द डिग्री मेजर्स डाउन नियर द इंडिकेटेड एंगल्स। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फुल अनडिवाइडेड सर्किल को। तो इसमें जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सर्किल के एक कंप्लीट टर्न में होते हैं 1 डिग्री के 360 पार्ट्स, इसलिए एक अनडिवाइडेड सर्किल का डिग्री मेजर होगा 360 डिग्रीज। अब इसी सर्किल को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो डिग्री मेजर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और आप देखिए ये एक स्ट्रेट एंगल है। जब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एंगल मेजर होगा 360 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अगर हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एंगल मेजर होगा 360 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और आप देखिए कि यहाँ पर चारों एंगल राइट एंगल्स। इसी तरह से जब हम सर्किल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एंगल मेजर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 5
इज इक्वल टू 72 डिग्रीज। 6 पार्ट्स में डिवाइड करने पर हो जाएगा ये 60 डिग्रीज। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने पर हो जाएगा 45 डिग्रीज। 9 पार्ट्स में डिवाइड करने पर होगा 40 डिग्रीज। 10 पार्ट्स में डिवाइड करने पर होगा 36 डिग्रीज। इसी तरह से 12 पार्ट्स में डिवाइड करने पर होगा 30 डिग्रीज। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि यहाँ पर सभी नंबर्स होल नंबर्स हैं और 360 इन सभी नंबर्स से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। और इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर 360 कि किस तरह से हम अगर एक सर्किल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो नंबर 360 के साथ ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें डिवीजन के बाद एक होल नंबर मिले, बिकॉज 360 इज अ हाईली कॉम्पोजिट नंबर। अगर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में आप और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप हमारा प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स पे बना हुआ वीडियो जरूर देखिए, जिसका की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये तो बात हुई एक सर्किल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करने की। पर आप एक मुश्किल फेस कर सकते हैं कि 1 डिग्री एक छोटा सा एंगल होता है और आप एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसी एंगल में ऐसी 1 डिग्रीज की कितनी यूनिट्स हैं, या फिर कोई एंगल अगर डिफरेंट डिग्रीज के हैं जैसे कि 5 डिग्री, 7 डिग्री, 13, 37 या इस तरह की कोई और डिग्री, तो आप समझ सकते हैं कि just by looking at the angle you cannot measure it. So from here comes the obvious question, how can we measure other angles in degrees? और इसी के लिए बनाया गया है एक टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर को बनाने के लिए हम एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट को लेते हैं और उसको इस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम उस पर मार्क करेंगे छोटी छोटी टिक्स को, जो हर एक टिक 1 डिग्री एंगल को डिनोट करती है। और इसमें टिक की लेंथ को हम थोड़ा सा बड़ा और छोटा भी करते हैं टू डिनोट 10 डिग्री स्टेप्स एंड 5 डिग्री स्टेप्स। और फाइनली हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट एंगल्स को डिनोट करने के लिए, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं राइट एंगल्स को डिनोट करने के लिए। और इस तरह से तैयार हो जाता है एक टूल जिसमें कि हमने एक फुल सर्किल को डिवाइड किया हुआ है 360 इक्वल पार्ट्स में। अब ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए एक हाफ सर्किल का प्रोटेक्टर बनाया। अब क्योंकि हाफ सर्किल में बनने वाला एंगल एक स्ट्रेट एंगल होता है, तो यहाँ पर हमने प्रोट्रैक्टर को 360 की जगह 180 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि 360 का हाफ होता है 180, और उस पर एक फुल सर्किल से बने प्रोट्रैक्टर की तरह ही मार्किंग कर दी, जहां पर जो बड़ी वाली रेडियल लाइंस हैं वो ईच 10 डिग्री पर मार्क्ड हैं, और जो सबसे छोटी टिक है वो 1 डिग्री की है, और उनके बीच में ईच 5 डिग्री की मीडियम साइज्ड टिक्स बनी हुई है। तो इस तरह से हमने हाफ सर्किल को डिवाइड कर लिया 180 इक्वल पार्ट्स में। और ये है वो अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर जो आपको यूजुअली आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। अब इस प्रोट्रैक्टर में इस पॉइंट को कहते हैं प्रोट्रैक्टर का सेंटर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है इसका बेस, और राइट मोस्ट पॉइंट ऑन द बेस होता है 0 डिग्री एंगल। अब हम समझते हैं इस पे बनी हुई डिफरेंट साइजेस की टिक्स को। तो ये जो लंबी टिक्स या मार्क्स हैं, दिस ईच लॉन्ग मार्क डिनोट स्टेप्स ऑफ 10 डिग्री एंगल्स। मतलब कि एक लॉन्ग मार्क से दूसरे लॉन्ग मार्क के बीच में 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। अब आपने इन लॉन्ग मार्क्स के बीच में इन मीडियम साइज्ड मार्क्स को भी ऑब्जर्व कर लिया होगा। ये मार्क्स हैं ईच 5 डिग्री के, मीनिंग कि एक लॉन्ग मार्क और एक मीडियम मार्क के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस है। इसी तरह जो ये सबसे छोटी टिक्स हैं, ये हैं 1 डिग्री की टिक्स या 1 डिग्री के मार्क्स। मतलब एक मार्क से दूसरे मार्क के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है। और लास्ट में ये जो वर्टिकल लाइन है ये डिनोट करती है एक राइट एंगल को या 90 डिग्री के एंगल को। इसके बाद देखते हैं आपके बुक में दिए हुए इस डायग्राम को, जहां कुछ एंगल दिखाए गए हैं और आपसे पूछा गया है राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर एंगल KAL को मेजर करना है तो हमें KA और AL इन दोनों के बीच में कितने 1 डिग्री की यूनिट्स आ रही हैं उनको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल KAL हो जाएगा 30 डिग्रीज। पर हर बार इस तरह से सबसे छोटी यूनिट को या सबसे छोटी डिग्री को काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको दिए हुए हैं ये मीडियम साइज
और लार्ज साइज मार्क्स। तो अगर आप KA और AL के बीच में देखें तो ये दो लार्ज साइज मार्क्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो लार्ज साइज्ड मार्क्स के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो यहाँ हम काउंट करेंगे कि ऐसे कितने 10 डिग्रीज के डिफरेंस KA और KL के बीच में है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये है पहला 10 डिग्रीज और इसके बाद ये है दूसरा 10 डिग्रीज और ये है तीसरा 10 डिग्रीज। तो ऐसे 10 डिग्रीज के कितने गैप हुए? 1, 2 एंड 3। तो टोटल 3 गैप्स हुए। इसलिए KAL जो एंगल होगा वो होगा 3 टाइम्स 10 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह अगर आप 5 डिग्रीज के गैप्स देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 6 गैप्स हैं। तो 6 इंटू 5 हो जाएगा अगेन 30 डिग्री। तो आप किसी भी मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आप जितने बड़े गैप्स को काउंट करेंगे उतना ही जल्दी आप एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंगल को देखते हैं, WAL। इनके बीच में टोटल 10 डिग्रीज के गैप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 गैप्स। तो एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसी तरह आप TAK एंगल को भी मेजर कर सकते हैं विच इज 120 डिग्री। तो आपने इस तरह से एक अनलेबल्ड प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल्स को मेजर करते समय एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि आपको हर बार 10 डिग्रीज 5 डिग्रीज के गैप्स को काउंट करना पड़ रहा है और इस तरह से बार बार काउंटिंग करने में गलती भी हो सकती है। और इसी गलती को अवॉइड करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर की लेबलिंग करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक लेबल्ड प्रोट्रैक्टर में लेबलिंग कैसे की जाती है। तो हम लेबल्ड प्रोट्रैक्टर में लेबलिंग दो तरीके से करते हैं। एक तो होती है एंटी क्लॉकवाइज लेबलिंग, एक होती है क्लॉकवाइज लेबलिंग। तो एंटी क्लॉकवाइज लेबलिंग में हम बेस के राइट मोस्ट पॉइंट को 0 डिग्री लेबल करते हैं और उसके बाद जो लॉन्गर मार्क्स हैं उन पर 10 डिग्रीज के डिफरेंस पर लेबलिंग कर देते हैं। और फाइनली एक हाफ सर्किल की ओरिएंटेशन में इस लेबलिंग को हम प्रोट्रैक्टर पर प्रिंट कर देते हैं। कुछ इसी तरह हम करते हैं क्लॉकवाइज लेबलिंग। इसमें बेस के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट को हम लेबल करते हैं 0 डिग्री और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 डिग्रीज के डिफरेंस पर लॉन्ग मार्क्स को लेबल कर लेते हैं और इसको भी हम फाइनली प्रोट्रैक्टर में कुछ इस तरीके से प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोट्रैक्टर में दो तरह की लेबलिंग हो जाती है, पहली एंटी क्लॉकवाइज और दूसरी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज लेबलिंग में जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट और एंटी क्लॉकवाइज लेबलिंग में जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि वाई 2 सेट्स ऑफ नंबर्स। तो ये हम इसलिए करते हैं कि वी नीड टू मेजर एंगल्स बोथ क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज और इसको हम समझेंगे इस एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ आपकी बुक में ये डायग्राम दिया गया है जिसमें प्रोट्रैक्टर के सेंटर से ओरिजिनेट होते हुए कई रेज को दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है UOT, इसका जब हम मेजर करेंगे तो हम क्लॉकवाइज स्केल को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज स्केल पर जो नंबर शो हो रहा है वो है 20, तो एंगल UOT हुआ 20 डिग्री एंगल। अब नेक्स्ट एंगल को देखते हैं, एंगल UOS को। अगेन हम यहाँ पर क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे और यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है वो 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का एंगल है और वो मीडियम साइज मार्क से कोइंसाइड कर रहा है। तो क्लियरली ये 50 में 5 ऐड करके आएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 55 डिग्री एंगल। अगला हम देखेंगे एंगल UOR को। तो अगेन यहाँ पर हम क्लॉकवाइज स्केल को देखेंगे और ये एंगल हो जाएगा 85 डिग्री एंगल। नेक्स्ट एंगल UOQ हो जाएगा 145 डिग्री एंगल और लास्ट में स्ट्रेट एंगल UOP हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप इस एंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल POQ। इसमें जब आप मेजरमेंट करेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज स्केल को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एंगल है दैट इज लाइंग बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्रीज एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद द मिडिल साइज्ड मार्क। तो ये हो जाएगा 35 डिग्री एंगल। अगला एंगल, एंगल POR हो जाएगा 95 डिग्री एंगल, एंगल POS हो जाएगा 125 डिग्री एंगल, एंगल POT हो जाएगा 160 डिग्री एंगल और इसी तरह से एंगल POU अगेन हो जाएगा 180 डिग्री एंगल क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। अब आप देखेंगे कि कुछ एंगल जैसे कि एंगल TOS, TOR, TOQ, SOR, SOQ, ROQ, इस तरह के एंगल्स जिनमें कि
एक आर्म बेस पर कोइंसाइड नहीं करती, इन्हें हम कैसे मेजर करेंगे? तो जरा एंगल TOQ को देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि ना तो TO और ना ही OQ प्रोट्रैक्टर के बेस से कोइंसाइड करती है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले OQ रे का एंगल मेजर करेंगे। तो जब हम क्लॉकवाइज स्केल को यूज करेंगे तो देखिए ये एंगल हो जाएगा 145 डिग्री। इसी तरह से जो OT का एंगल है वो हो जाएगा 20 डिग्री। तो हम 145 में से 20 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 125 डिग्री, जो कि मेजरमेंट हो जाएगा एंगल TOQ का। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल क्लॉकवाइज स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज स्केल को यूज करें तो OT रे का एंगल हो जाएगा 160 डिग्री और OQ रे का एंगल हो जाएगा 35 डिग्री। तो 160 माइनस 35 डिग्री विल अगेन बी इक्वल टू 125 डिग्री। तो आपने देखा कि चाहे हम क्लॉकवाइज स्केल को यूज करें या एंटी क्लॉकवाइज स्केल को यूज करें, दोनों ही केस में एंगल का मेजरमेंट सेम आता है। तो विच सेट ऑफ मार्किंग डिड वी यूज, इनर और आउटर? सो वी कैन यूज एनी मार्किंग। अब एंगल TOS को देखें तो ये हुआ एंगल TOS। तो हम जब क्लॉकवाइज स्केल को यूज करेंगे तो OS का एंगल हो जाएगा 55 डिग्री और OT का एंगल हो जाएगा 20 डिग्री। तो अगेन हम 55 में से 20 डिग्रीज को माइनस करेंगे तो आएगा 35 डिग्रीज। तो देखा आपने कि जो इंटरमीडिएट एंगल है जिसमें कि कोई भी आर्म प्रोट्रैक्टर के बेस से कोइंसाइड नहीं करती है, तो उसको हम दो एंगल्स के डिफरेंस निकालकर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगल TOS जो है वो एंगल UOS में से एंगल UOT को माइनस करके मिल जाएगा। और इसी तरह से आप दूसरे इंटरमीडिएट एंगल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से हर बार क्या हमको एंगल्स को मेजर करने के लिए माइनस करना पड़ेगा एक बड़े एंगल में से एक छोटे एंगल को, फिर प्रोट्रैक्टर का क्या फायदा? तो नहीं, देयर इज अ मेथड इन विच यू कैन डायरेक्टली मेजर द एंगल्स विदाउट सब्ट्रैक्टिंग देम। तो अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। एक एंगल लेते हैं AOB। तो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले इसकी वर्टेक्स को मार्क कर लेंगे और फिर हम इस वर्टेक्स से जो प्रोट्रैक्टर है उसके सेंटर को मैच कर लेंगे कुछ इस तरह से। पर यहां आप देखिए इस एंगल को मेजर करने के लिए हमें पहले OA जो रे है उसके एंगल को मेजर करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज स्केल को यूज करें तो OA का एंगल हो जाएगा 100 डिग्री और फिर हम मेजर करेंगे रे OB के एंगल को विच इज 20 डिग्री। तो OA में से OB के एंगल को हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। पर अगर यहीं पर हम इस प्रोट्रैक्टर के बेस को इस एंगल की इन दोनों में से किसी भी आर्म के साथ अगर कोइंसाइड कर लें कुछ ऐसे, तो स्केल पर जो दूसरी आर्म है उसका जो एंगल मेजरमेंट है वो आप देखिए 80 डिग्रीज है, जो कि डिनोट करता है एंगल AOB के मेजरमेंट को। तो देखा आपने कि अगर आप बेस ऑफ प्रोट्रैक्टर को किसी भी एंगल की किसी एक आर्म से अगर मैच कर लेंगे और अगर प्रोट्रैक्टर का सेंटर उस एंगल की वर्टेक्स से कोइंसाइड करता है तो दूसरी आर्म का जो एंगल मेजरमेंट है वही उस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये प्रोट्रैक्टर तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में रेडीमेड मिलता है, पर क्या आप ऐसा ही प्रोट्रैक्टर खुद बना सकते हैं? तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं हाउ टू मेक योर ओन प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर बनाने के लिए हम लेंगे एक सर्कुलर पीस ऑफ पेपर। तो जैसा कि आपको पहले बताया कि सर्कुलर पीस ऑफ पेपर का एंगल मेजरमेंट हो जाएगा 360 डिग्री, जिसमें हम इस स्ट्रेट लाइन पर 0 और 360 डिग्रीज को मार्क भी कर सकते हैं बेस के राइट मोस्ट पॉइंट पर। अब इसी सर्किल को अगर हम फोल्ड करें इस लाइन के अबाउट, जो कि इस सर्किल को इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो इस तरह से जो एंगल आपको मिलेगा वो एंगल होगा एक स्ट्रेट एंगल या फिर हाफ टर्न। तो मेजर ऑफ हाफ टर्न होगा हाफ ऑफ फुल टर्न, और फुल टर्न होता है 360 डिग्रीज, तो हाफ टर्न हो जाएगा हाफ ऑफ 360 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इस हाफ सर्किल को हम मार्क कर सकते हैं इस तरह से 0 डिग्री और 180 डिग्रीज में। अब ये 180 डिग्री एंगल सिमिलर है उस एंगल के जो हमने बनाया था एक स्ट्रेट लाइन को 180 यूनिट्स में डिवाइड करके, जिसमें कि मेजर ऑफ एंगल था 180 डिग्री। अब अगर हम अगेन इस पेपर को हाफ डिवाइड करें और इस तरह से फोल्ड करें तो वो हो जाएगा क्वार्टर ऑफ अ टर्न, और मेजर ऑफ क्वार्टर सर्किल हो जाएगा 1/4 ऑफ फुल टर्न, और फुल टर्न होता है 360 डिग्रीज। तो द मेजर ऑफ 1/4 टर्न कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 360 डिग्रीज, या 360 डिग्रीज को 4 से डिवाइड करने पर आएगा 90 डिग्रीज। तो इस क्वार्टर ऑफ अ सर्किल की
जो हॉरिजॉन्टल आर्म है वो दिखाएगी 0 डिग्री एंगल को और वर्टिकल आर्म दिखाएगी 90 डिग्री एंगल को। ये कुछ वैसा ही है जिसमें हमने एक राइट एंगल को 19 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया था, जिसका कि मेजर था 90 डिग्री। अब अगर हम इस पेपर को वापस ओपन करें और उसमें इस तरह से मार्किंग करें तो ये भी एक प्रोट्रैक्टर हो जाएगा, जिससे कि हम 0, 90 और 180 डिग्रीज को मेजर कर सकते हैं। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि द मेजर ऑफ 1/4 टर्न है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ टर्न। और हाफ टर्न क्या होता है? 180 डिग्रीज। तो 1/4 टर्न हो जाएगा हाफ ऑफ 180 डिग्रीज या फिर 90 डिग्रीज। तो ये है वो 90 डिग्रीज जो हमने मार्क किया था। अगेन इस क्वार्टर ऑफ टर्न को या क्वार्टर सर्किल को अगर हम फर्दर डिवाइड करें 2 पार्ट्स में और इस तरह से फोल्ड करें तो ये हो जाएगा 1/8 ऑफ अ टर्न या फिर 1/8 ऑफ फुल टर्न, एंड फुल टर्न इज 360 डिग्रीज। तो 1/8 ऑफ 360 डिग्री हो जाएगा 45 डिग्रीज। या इसको हम 1/4 ऑफ हाफ टर्न भी बोल सकते हैं विच इज 180 डिग्रीज, तब भी ये 45 डिग्रीज ही आएगा। इसको हम हाफ ऑफ क्वार्टर ऑफ टर्न भी बोल सकते हैं विच इज हाफ ऑफ 90 डिग्रीज विच इज ऑल्सो 45 डिग्रीज। तो इस तरह की शेप से हम 0 डिग्री और 45 डिग्रीज को मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसी शेप को अनफोल्ड करें तो इस तरह से एक प्रोट्रैक्टर बन जाएगा जिसमें हम 0 डिग्री, 45 डिग्रीज, 2 इंटू 45 डिग्रीज मतलब कि 90 डिग्रीज, 3 इंटू 45 डिग्रीज मतलब कि 135 डिग्रीज और 4 इंटू 45 डिग्रीज या फिर 180 डिग्रीज को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमने सीरियली पहले शेप में जो एंगल था वो 45 डिग्रीज था, जब 90 में हम गए तो दो ऐसी शेप्स कंबाइंड हो गई तो एंगल हो गया 90 डिग्रीज, जो कि हमने 2 इंटू 45 करके निकाला। जब हम नेक्स्ट एक और शेप हमने कंबाइन करी, इसमें तो 3 शेप्स हो गई, एंगल हो गया 3 इंटू 45 डिग्रीज, तो हमने वहां 135 डिग्रीज लिखा। और स्ट्रेट एंगल में ऐसी 4 शेप्स आ सकती हैं तो वहां पर एंगल हो गया 4 इंटू 45 यानी 180 डिग्रीज। अब अगर आप इस शेप को फर्दर हाफ में डिवाइड करें और फोल्ड करें तो जो एंगल आएगा वो होगा हाफ ऑफ 45 डिग्रीज या फिर 22.5 डिग्रीज। तो इस एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा 22.5 डिग्रीज एंगल। अब इस पूरी शेप को अगर आप अनफोल्ड करें तो आपको कुछ इस तरह का प्रोट्रैक्टर मिलेगा जिसमें ये हो जाएगा उसका ओरिजिन और ये है डिफरेंट क्रीज जिनको हमने ए से लेके आई तक मार्क किया है। अब आप यहां देखें कि OA जो बेस का राइट साइड वाला एंड है वो हो जाएगा 0 डिग्री एंगल, जो OB है वो हो जाएगा 1 इंटू 22.5 विच इज इक्वल टू 22.5 डिग्री एंगल। OC का जो एंगल हो जाएगा उसमें 22.5 डिग्री की ऐसी 2 शेप्स आ जाएंगी तो वो हो जाएगा 2 इंटू 22.5 डिग्रीज एंगल, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। इसी तरह से 3 इंटू 22.5 डिग्री करने पर आएगा 67.5, 4 टाइम्स करने पर आएगा 90 डिग्री, 5 टाइम्स करने पर आएगा 112.5 डिग्रीज, 6 टाइम्स करने पर आएगा 135 डिग्रीज, 7 टाइम्स करने पर आएगा 157.5 डिग्रीज और 8 टाइम्स करने पर आएगा 180 डिग्रीज। और फाइनली आपका प्रोट्रैक्टर कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये हो गया आपका खुद से बनाया हुआ प्रोट्रैक्टर जो कि इन 8 एंगल्स को मेजर कर सकता है। अगर आप इसी पेपर को और आगे फोल्ड करते जाएंगे तो आप और छोटे एंगल्स भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है एक क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला गया है कि इन फिगर 2.20 वी हैव दीज 8 एंगल्स विच आर ऑल इक्वल वाई। तो इसका जवाब ये है कि आपने देखा था कि हमने हर स्टेप में एंगल को हाफ किया था। इसका मतलब हर स्टेप में हमने एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसलिए ये सभी एंगल्स इक्वल है। और ये टोटल एंगल है एक स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्रीज और हमने इस 180 डिग्रीज को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो मेजर ऑफ एंगल हो जाएगा 1/8 ऑफ 180 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 22.5 डिग्रीज। तो यहां से आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि पहले आपको बताया कि एट ईच स्टेप वी फोल्डेड द एंगल इन हाफ, माने हमने एक सर्किल को पहले फोल्ड करके हाफ किया और बनाया हाफ सर्किल, उसको फर्दर हाफ फोल्ड करके हमने बनाया एक क्वार्टर ऑफ सर्किल और उसको हमने फिर एक और बार फोल्ड करके हाफ में बनाया 1/8 ऑफ अ सर्किल और उसके बाद हमने उसको अगेन हाफ में डिवाइड करके 1/16 ऑफ अ सर्किल बनाया। तो इस तरह के ईच स्टेप में किसी भी एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करने को बोलते हैं बाइसेक्टिंग द एंगल। और ये जो लाइन है जिसके अबाउट हम एंगल को डिवाइड कर रहे हैं या फोल्ड कर रहे हैं उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो ये हो गया मेजरिंग एन एंगल बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बुक के फिगर इट आउट सेक्शन को। तब तक के लिए धन्यवाद।